बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो एफएससी आईसीएस पार्ट 1 11th क्लास का जो न्यू मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है, हम पहले आज सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, देन हम नेक्स्ट अपनी सीरीज वाले टॉपिक पे जाएंगे, तो देन हम सीरीज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सीक्वेंस हमारे पास बेसिकली जो बुक के ऊपर डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number, whereas range may be any subset of real number या complex number। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1, ठीक है, 3, 5, 7, ठीक हो गया। ये हमारे पास ना एक डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने चेक करना है कि ये सीक्वेंस है या नहीं। सीक्वेंस की अगर हम सादा डेफिनेशन देखें तो बेसिकली सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, उन नंबर्स को एक स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत हमने अरेंज करना है, ठीक ठीक है। देन उन डिफरेंट नंबर्स को हम एक नाम दे देते हैं सीक्वेंस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये एक सीक्वेंस लिया है, डिफरेंट नंबर्स लिए हैं। अब देखो पहला नंबर 1 है, 1 के बाद आ रहा है 3, इट्स मीन 3 के बाद आ रहा है 5। अब देखो 1 के अंदर 2 ऐड किए हैं तो 3 आया, 3 के अंदर 2 ऐड किए हैं तो 5 आया, 5 के अंदर 2 ऐड किए हैं तो 7 आया। यानी कि इनके दरमियान एक स्पेसिफिक डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम इससे नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसमें 2 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो आती जाएंगी। तो ये एक डाटा था, डिफरेंट नंबर्स थे जिनको हमने एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर तरतीब दी है, स्पेसिफिक रूल के तहत, कि इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस रख दिया हमने 2 का। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर आपके पास लिखा हो 1, 8, 5, 2, 10, इस तरह को सीक्वेंस लिखा हो, डाटा लिखा हो। अब इस डाटा के अंदर देखिए 1 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 2 चला गया, 2 के बाद फिर देखो 10 चला गया। इसका मतलब है कि इन नंबर्स के दरमियान कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। 1 के बाद कभी 8 आ रहा है, 8 के बाद कभी 5 आ रहा है, इनके नंबर्स बड़े बेतरतीबे से लिखे हुए हैं। हम 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा हमें आइडिया नहीं हो सकता, तो इसलिए ये हमारे पास नॉट अ सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस होगा ही वही जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक रूल्स के तहत उसके अंदर नंबर्स को तरतीब दिया होगा, उनके दरमियान कोई ना कोई कॉमन चीज आ रही होगी, ठीक हो गया। अब इसमें जो आपके पास बुक के ऊपर डेफिनेशन है उसका मतलब यह है, कहता है सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जिसकी जो रेंज है वो आपके पास कोई भी सबसेट आ सकता है, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, ये रियल नंबर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम कोई हमारे पास फंक्शन है, उसको हम जो भी इनपुट देंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, और उससे जो भी हमें आउटपुट रिजल्ट्स मिलेंगे वो कोई सबसेट होगा रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहां से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है f ऑफ n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। आप यहाँ पे n को वैल्यू देते हो 1, तो यहां से f ऑफ 1 आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, आंसर आ गया 1। आप इसको 2 दे देते हो वैल्यू, तो आपके पास 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। आप इसको वैल्यू दे देते हो 3 की, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 5। अब देखो यहाँ पे आप जितनी भी n को वैल्यूज दे रहे हो वो देखो इनपुट सारी नेचुरल नंबर दे रहे हो,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट होता है। अब हमने इनपुट सारी नेचुरल नंबर दी है, देखो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5, और देखो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ आ रहे हैं, उनके दरमियान एक स्पेसिफिक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें यानी 1 के बाद 3 3 के बाद 2, इट्स मीन के दो दो ऐड करते जा रहे हैं और नेक्स्ट टर्म आ रही है। इससे हमें नेक्स्ट जो भी टर्म मिसिंग होगी वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। सेम इसी तरह हम अगर ले लें, और ये सारे जो नंबर्स हैं ये बेसिकली क्या है, रियल है। उसके बाद अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n अयोटा, अब आप वैल्यू दो 1 तो आंसर क्या आ जाएगा 2 अयोटा। अगर आप वैल्यू देते हो 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 4 अयोटा, एन को वैल्यू दे रहे हैं। अगर आप वैल्यू देते हैं 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 6 अयोटा। अब देखो आप सारी वैल्यूज जो है नेचुरल नंबर दे रहे हैं, नेचुरल नंबर आपके पास ये होता है ना सेट 1 2 3 सो ऑन, वो वैल्यूज आप इनपुट दे रहे हो, और देखो ये आपके पास जो आउटपुट आ रही है ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है अयोटा की वजह से 2 4 6, और ये भी देखो एक स्पेसिफिक तरतीब के साथ आ रहे हैं, यानी दो दो का इनमें भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बेसिकली होगी डेफिनेशन। सादा वर्ड्स में अगर हम देखें तो सीक्वेंस हमारे पास, सिंपल अल्फाज में अगर कहेंगे तो सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास डिफरेंट नंबर्स जो होते हैं उन नंबर्स को या एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल हम तरतीब देते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। बाकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक पे भी है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है सबसेट, या रियल नंबर भी हो सकती है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है, यानी कि हमारे पास एक्सरसाइज जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट है, कहता है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। ये क्वेश्चन करने से पहले एक और बात हम देख लें कि अगर हमारे पास ये कोई भी जो सीक्वेंस होगा ना उसकी जो पहली टर्म होगी उसको हम नाम दिया करेंगे A1 का। ठीक हो गया। और अगली टर्म से पिछली को माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे अगली टर्म 3 है पिछली 1 है, तो हम करेंगे 3 - 1, आंसर आ गया 2। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस हुआ करेगा। ठीक हो गया। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर A1 टर्म गिवन है, ठीक है, चले मैं इधर आपको बता देता हूं। A1 टर्म अगर हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो हमने A2 फाइंड करनी है, तो A2 के लिए हम किया करेंगे A1 प्लस डी। इसी तरह जब हमने A3 फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे A2 प्लस डी, यानी कि पिछली टर्म्स के अंदर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 था, 1 में इसमें 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखो डी। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, अगली टर्म से पिछली को माइनस करते हैं। अब देखो 1 के अंदर 2 ऐड किया 3 आ गया, 3 के अंदर 2 ऐड किया 5 आ गया, यानी कि हम पिछली टर्म में डी ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जा रही है। तो इस तरह हम जो है इनमें नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट किया करेंगे। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, A1 क्या है आपके पास, बेसिकली यहाँ पे A1 पहली टर्म होती है वो आपके पास है 12। ठीक है, वो क्या है 12। अब देखें कि आपके पास जो अगली टर्म है वो 16 है, 16 में से 12 माइनस करें तो 4 आ रहा है, या वैसे डायरेक्ट यहां से देख लो, जो 12 है 12 में कितने ऐड किए हैं 4, तो 16 आ गया। 16 में कितने ऐड किए हैं 4, तो आगे 20 आ गया। यहां से हमें आइडिया हो गया कि बेसिकली इसके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 4 का, मतलब कि हम 4 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, वो क्या होगा, देखो 12 में 4 ऐड किया 16, 16 में 4 ऐड किया 20, 20 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28, 28 में 4 ऐड करेंगे
तो 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 4 टर्म्स आनी थी वो 24, 28, 32 और 36 है। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 3, 1, -1 सो ऑन। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहां भी हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है 4। अब देखो 3 के बाद आ रहा है 1, इसका मतलब 3 में से 2 कम हुए, ऐसे ही है। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो हमने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस निकालें, यानी अगली टर्म से पिछली को माइनस करें। तो हम क्या करेंगे, डी के लिए बेसिकली ये A1 होता है पहली टर्म, दूसरी A2, तीसरी A3, इस तरह हम इनको नाम रखते हैं। तो आप यहाँ पे करें 1 -3, आंसर क्या आता है -2। ठीक हो गया। बेशक इसको करके देख ले, -1 -1 -2 आएगा फिर भी। तो इसका मतलब है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो -2 का आ रहा है, कि 3 में से -2 किए 1 आया, 1 में से -2 किए तो -1 आया। इसी तरह हम -2 करते जाएंगे इनमें से और हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 4 टर्म्स आर। अब 3 के अंदर -2 किया तो 1 आया, 1 के अंदर -2 किया तो -1 आया। अब -1 में -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 में -2 किया -5, -7, -9। तो ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड वाला पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट है an इक्वल है 3n + 5। हमने इसमें करना क्या है, हमसे पूछा हुआ है कि राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें हमने पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट करके देनी है। एक जनरल सीक्वेंस हमारे पास दिया गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, आपने पुट करना है n = 1। हर क्वेश्चन में आपने n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। 1 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी डोमेन हमने डेफिनेशन में पढ़ा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। अब आप 1 है तो जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा A1 = 3 × 1 + 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + 5 = 8। अब आपने वैल्यू रखनी है n की 2। तो यहां n की जगह 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा A2 इक्वल है 3, n की जगह 2 पुट किया +5, 3 2 ज़ा 6, 6 + 5 हमारे पास आ गया 11। अब आपने पुट करना है n3, तो आपके पास आ जाएगा A3। यहाँ पे आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3 + 5, आ जाएगा 9 + 5 = 14। तो ये आपने पहली 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली। देखो A1, A2, A3। तो आप लिखो फर्स्ट 3 टर्म्स आर। वो कौन कौन सी है, 8, 11 और 14। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, उन्होंने सीक्वेंस an + 1 इक्वल है 4an - 7। साथ उन्होंने एक और कंडीशन दे दी कि उन्होंने दे दिया कि A1 इक्वल है 3 के। ये उन्होंने हमें खुद ही दे दिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहां पे आपने पुट करना है n = 1, सेम पिछले सवाल की तरह। तो यहां पे आप पुट करेंगे n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 2, क्योंकि ये n + 1 है ना ऑलरेडी, तो इस n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 A2 आ गया। इधर आ जाएगा 4A1 - 7। 4 A1 की वैल्यू हमें गिवन ऑलरेडी 3, 3 - 7। तो यहां से आपके पास जो A2 है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 - 7। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 5। अब सेम इसी तरह हमने करना है n = 2 के लिए।
तो जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे n की जगह तो 2 + 1 3 हो गया, तो a3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4a2 - 7। 4a2 का आंसर हमने अभी निकाला 5 आया, तो ये आ जाएगा 5 - 7। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a3 का आंसर आपके पास आ जाएगा 4 5 20 - 7, तो आंसर आ गया आपके पास 30। अब देखो यहाँ पे आपने 3 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, एक तो हमने ऑलरेडी दी थी, दूसरी आपके पास 5 आ गई, तीसरी आपके पास 13 आ गई। तो आप लिख लो फर्स्ट 3 टर्म्स आर, वो कौन कौन सी हैं, 3 5 13। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है, सीक्वेंस गिवन है ए एन इक्वल है n-3 n+1। अब चूंकि सारे क्वेश्चन सेम थे, आसान थे, इसलिए मैंने पहले सॉल्यूशंस निकाल लें ताकि जरा स्पीडीली हमारी वीडियो बन जाए। यहाँ पे हमने क्या किया कि सेम वही n की वैल्यू 1 रखी, तो ये आ जाएगा a1, n की जगह 1 पुट किया तो 1 - 3, n की जगह 1 पुट किया 1 + 1, तो 1 - 3 - 2, 1 + 1 2 और 2 2 ज़ा -4 आ गया। सेम n को वैल्यू 2 दी हमने, तो ये जब आपको यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 3, उसके बाद 2 + 1, -3 2 में से -1 आ गया, 2 और 1 3, तो 3 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ -3। फिर n को वैल्यू हमने 3 दी, a3 इक्वल है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 - 3 और 3 + 1, 3 - 3 0 होता है, 3 + 1 4, 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया। तो पहली 3 टर्म्स हमारे पास कौन सी आ गई, -4 -3 और 0, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है इसका, उसमें हमारे पास गिवन है an+1 इक्वल है 3/an+2 और साथ a1 हमें गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है। अब यहां भी हमने n की वैल्यू 1 रखेंगे, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 + 1, क्योंकि यहाँ पे n+1 है तो 1 + 1 a2 बन गया। यहाँ पे 3/n की जगह 1 रखेंगे तो a1 + 2, a1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है -1, तो इसकी जगह -1 पुट किया तो आ गया 3/-1 + 2, +2 में से -1 निकला तो 1 आता है, 3/1 आंसर है, तो उसको हमने लिख दिया 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। सेम n = 2 रखा, यहाँ पे 2 पुट रखेंगे, 2 + 1 3, तो a3 आ गया। तो सेम आपके पास आ गया 3 यहाँ पे पुट किया 2 तो आ जाएगा a2 + 2, a2 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऊपर 3, वो हमने पुट की तो आ गया 3/3 + 2, तो 3/5। एक टर्म ऑलरेडी गिवन थी, दूसरी और तीसरी हमने फाइंड कर ली, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1 3 और 3/5। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट 5th वाला पार्ट है, an गिवन है हमें 8 - 20/3 + n। सेम हमने n की वैल्यू 1 रखी, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो a1 आ गया, 8 - 23 + n की जगह 1 रखा, तो ये आ जाएगा 8 - 20/4। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो आ गया 8 - 5, 8 - 5 किया 3, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई 3। अब हमने n की वैल्यू रखी 2, यहाँ पे पुट की तो आ जाएगा a2 इक्वल है 8 - 20/3 प्लस इस n की जगह 2 रखा तो 3 + 2। सेम आ गया 8 - 20/3 + 2 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो आ गया 8 - 4, तो 8 - 4 आ गया, 4 a2 भी हमारे पास आ गया, सेकंड टर्म भी आ गई। थर्ड के लिए हमने क्या किया, n की वैल्यू 3 रखी तो आ गया a3 इक्वल है 8 - 20/3 + 3, ये आ गया, ये आ गया 8 - 20/6। अब यहाँ पे हमने 6 एलसीएम ले लिया, तो इसके नीचे एलसीएम में नहीं था डिनोमिनेटर में, तो 6 8 ज़ा 48 - 20, 48 में से 20 माइनस किए 28, 6 आ गया नीचे, यहाँ से 2 14 ज़ा 28 और 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर है वो आ गया 14/3। अब आपके पास जो टर्म्स आ गई हैं वो कौन कौन सी आई हैं, 3 4 14/3, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर दिस, ये आपके पास आ गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, छठा पार्ट है इसका,
वो आपको गिवन है an प्लस 1 इक्वल है 3an प्लस 2 होल का स्केयर, और फर्स्ट टर्म आपको गिवन है जिसकी वैल्यू 1 है। सेम हमने n की वैल्यू 1 यहाँ पे रखी, तो ये n प्लस 1 है, जब n की जगह 1 रखा तो आ गया 1 प्लस 1 2, a2 आ गया, साथ आ गया 3, n की जगह 1 रखा तो a1 आ गया, प्लस 2, a1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमने यहाँ पे पुट की तो आ गया 3 इंटू 1 प्लस 2, तो यार 3 प्लस 2 5, 5 का स्केयर कितना होता है 25, ये a2 आ गया। अब हमने n की वैल्यू 2 रखी, जब यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस 1 a3 बन गया, यहाँ पे पुट किया तो 3a2 प्लस 2, a2 की वैल्यू अभी निकाली 25, इस a2 की जगह पुट की तो आ गया 3 इंटू 25 प्लस 2 का स्केयर, 25 3 जा 75 होता है, प्लस 2 होल का स्केयर, 75 प्लस 2 77, इसका स्केयर आता है 5929। तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट 3 टर्म्स वो कौन कौन सी आ गई, एक आ गई हमारे पास 1 जो कि ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है, दूसरी आई 25, और तीसरी आ गई हमारे पास 5929, ये पहली 3 टर्म्स हमारे पास आ गई। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 7 वाला पार्ट है, an इक्वल है -2n का होल का स्केयर, n की वैल्यू 1 रखी तो आ गया a1 -2, n की जगह 1 रखा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहता है, साथ ये वाला माइनस, तो -2 का स्केयर 4, ये फर्स्ट टर्म आ गई। उसी तरह हमारे पास आ गया n की वैल्यू 2 रखी तो a2 आ गया -2, n की जगह 2 रखा तो हमारे पास 2 2 जा 4, साथ ये माइनस, तो -4 का स्केयर क्या आ गया 16। इसी तरह हमने n की वैल्यू 3 रखी, यहाँ पे 3 पुट किया तो आ गया a3 इक्वल है -2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, तो 6 का स्केयर आपके पास आ गया 36। तो पहली 3 टर्म्स आ गई 4, 16 और 36। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 8 वाला पार्ट आ गया, 8 वाले पार्ट के अंदर हमने an हमारे पास गिवन है सीक्वेंस -1 की पावर n 7n का स्केयर, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखी तो a1 -1 की पावर 1 7, n की जगह 1 रखा, 1 का स्केयर 1, -1 की पावर 1 -1 ही आ गया, 1 का स्केयर 1 होता है, 7 1 सा 7, 7 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -7 हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमने n की वैल्यू 2 रखी तो -1 का स्केयर 7 इंटू n की जगह 2 रखा, 2 का स्केयर, अब -1 का स्केयर तो +1 होता है, 2 का स्केयर 4, 7 आ गया, 7 4 जा 28 आंसर आ गया, ये दूसरी टर्म आ गई। फिर n की वैल्यू 3 रखी, a3 आ गया हमारे पास -1 का क्यूब, आपको पता है जब माइनस की पावर ऑड आ जाए तो आंसर माइनस ही रहता है, इवन आए तो प्लस हो जाता है, तो 3 का स्केयर 9, तो 9 7 जा 63, साथ ये माइनस, तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट 3 टर्म्स वो कौन कौन सी आ गई, एक -7, दूसरी 28 और तीसरी -63। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट थे जो हमने 1 बाय 1 किए। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्राइंगुलर नंबर इज, जो ट्राइंगुलर नंबर का फॉर्मूला है वो हमें स्टेटमेंट में दे दिया, वो है n इंटू n प्लस 1/2। राइट डाउन द 15th ट्राइंगुलर नंबर, हमने कितनवी करनी है 15th, यानी कि 15वां, जो 15वीं टर्म जो है वो ट्राइंगुलर नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 15, तो यहाँ पे आप पुट करें 15 तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 15, 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आपने क्या किया 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो गया, और 15 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 120। ठीक हो गया आंसर। तो ये हमारे पास हमने फाइंड कर ली इसकी 15th ट्राइंगुलर नंबर, वो कितना आया 120। अब नेक्स्ट उसने
कहा, एक और चीज पूछी कि मेक अ ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। फॉर ट्राइंगल हम लिखेंगे फॉर ट्राइंगल n इज इक्वल टू 5। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर ही। पहले हमें ट्राइंगुलर नंबर 15th वाला फाइंड करना था, वो हमने यहाँ पे n15 रखा तो आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने बात पूछी कि फाइंड करो, मेक करो ट्राइंगल ऑफ डॉट्स बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 5। अब इस फॉर्मूले में n इज इक्वल टू 5 अगर आप पुट करें तो क्या आ रहेगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यह आ रहेगा 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 5 3 जा 15। उसने कहा था कि n5 रखो इसमें, तो जो आंसर आता है उतने डॉट्स लेके ट्राइंगल बनाओ। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15। अब 15 आंसर आ गया तो हमने बनानी है ट्राइंगल 15 डॉट्स को यूज करके। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आप फर्स्ट डॉट एक लगा दें, उसके बाद नेक्स्ट आप 2 डॉट कर दें, 1 2। उसके बाद आगे आप 3 डॉट कर दें, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट में आप 4 डॉट कर दें, 1 2 3 4। अगली में आप 5 कर दो, 1 2 3 4 5। देखो कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये देखो हमने जो 15 डॉट्स आए थे, 15 डॉट्स लगा के हमने एक ट्राइंगल शेप बना दी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसका फर्स्ट पार्ट है, 4 में हमने करना है राइट द nth टर्म। इसकी nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट हमें गिवन है, उसमें हमें सीक्वेंस गिवन है 1 4 9 और सो ऑन। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था, स्टार्ट में हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि हम क्या करते हैं कि जब हमने nth टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीक्वेंस के दरमियान जो एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो रही है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। अब यहां पे देखो 1 के बाद आ रहा है 4, ठीक हो गया स्टूडेंट। 4 के बाद क्या आ रहा है 9। आप इसको इस तरह लिख ले अपनी आसानी के लिए, A1 पहली टर्म आपको पता है A1 होती है, दूसरी A2 होती है, उसके बाद तीसरी A3 होती है और सो ऑन चलता जाता है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया A1, आपके पास पहली टर्म 1 है। क्या आप इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्केयर। दूसरी टर्म आपके पास A2 है, उसमें 4 है। क्या आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर। उसके बाद जो आपके पास तीसरी टर्म है A3, वो आपके पास है 9। क्या आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्केयर। हमने लिखनी है nth टर्म। हमने देखा कि जो पहली टर्म है वो आ रही है 1 का स्केयर, दूसरी टर्म आ रही है 2 का स्केयर, तीसरी टर्म जो हमारे पास बन रही है वो बन रही है 3 का स्केयर। तो इसका मतलब है जो फोर्थ टर्म होगी वो 4 का स्केयर, फिफ्थ टर्म 5th का स्केयर, और तो फिर जो हमारे पास nth टर्म बनेगी वो हमारे पास किसका स्केयर बन जाएगा, n का स्केयर। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, n का स्केयर। समझ आ गई स्टूडेंट। देखो ना कि पहली टर्म थी 1, 1 बन रही है 1 का स्केयर, दूसरी टर्म 4 थी वो बन रही है 2 का स्केयर, तीसरी बन रही है 3 का। मतलब कंसेक्टिवली देखो 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, तीसरी टर्म 3 का स्केयर, चौथी टर्म 4 का स्केयर बनेगी। इसी तरह चलते चलते जो nth टर्म होगी वो किसका स्केयर बन गई, n का स्केयर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेम अब हम इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 1, नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 प्लस 2, आगे लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3, आगे सो ऑन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमने करना है, इसमें भी आप सेम वैसे ही एक अरेंजमेंट बना ले कि जो A1 है वो आपके पास क्या है 1, जो A2 है वो आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस 2, जो तीसरी टर्म है A3 जिसको हम कहेंगे वो क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3। अब यहीं से स्टूडेंट अंदाजा लगाएं, देखें जो पहली टर्म थी उसमें एक टर्म आ रही है 1, दूसरी टर्म में क्या आ रहा है 1 और 2, यानी 2 तक जा रहा है। तीसरी टर्म में क्या आ रहा है 3 टर्म्स आ रही है 1 2 3। चौथी टर्म्स में क्या आएंगी 4 टर्म्स आएंगी 1 2 3 4।
तो फिर जो nth टर्म है उसमें क्या आएंगी 1 + 2 + 3 सो ऑन, और ये कहां तक जाएगी n तक। ठीक है, देखो ना, पहली टर्म 1 1 तक जा रही है, दूसरी 2 है तो 1 से लेकर 2 तक जा रही है, तीसरी टर्म 3 है तो 1 से लेकर 3 तक जा रही है, तो जो nth टर्म होगी वो 1 से लेकर n तक जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह सिमिलरली हम इसके बाकी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास a1 b1, a1 b1, a2 b2, a3 b3 सो ऑन। अब यहां पे हमने सेम वैसे ही वही काम हमने करना है यहां भी। अब यहाँ पे चूंकि ए नोटेशन यूज हो गई है तो हम यहाँ पे स्मॉल कैपिटल ए यूज कर लें पहली टर्म के लिए। A1 में हमारे पास आ रहा है A1 B1, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी टर्म जो A2 है वो आ गया A2 B2। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी टर्म आ रही है वो क्या आ रही है A3 B3। अगर यहीं से हमें देखो आइडिया हो गया कि A1 में A1 B1, A2 में A2 B2, A3 में A3 B3, तो इसी तरह हमारे पास जो AN होगा वो क्या आ जाएगा AN BN। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास था थर्ड वाला पार्ट। सेम इसी तरह अब हम इसका फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट है x 2x का स्केयर, उसके बाद 3x का क्यूब और सो ऑन। यहां भी देखिए जो पहला A1 है वो हमारे पास क्या आ रहा है x। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टर्म है A2 तो वो आ रहा है 2x का स्केयर। जो A3 थर्ड टर्म हमें गिवन है वो आ रहा है 3x का क्यूब। अब देखो जब A1 था तो इसका मतलब यहां भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां भी 1 है, पावर भी 1 है। जब A2 था तो यहां भी 2 है, पावर भी 2 है। जब A3 था तो यहां 3, पावर भी 3। तो जब अब आपके पास AN आएगा तो यहां भी n और पावर भी n। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5 वाला पार्ट। 5 वाला पार्ट है A1, दूसरी टर्म है A1 प्लस डी, तीसरी टर्म है A1 प्लस 2D, और ये सो ऑन। अब यहां भी चूंकि ए स्मॉल ए यूज हो गया तो हम कैपिटल ए नाम रख देते हैं। कैपिटल A1 बराबर आ जाएगा A1 के। दूसरी टर्म आ रही है A1 प्लस डी के। अब ये जो टर्म है बेसिकली, ये जो टर्म है इसमें डी वाली टर्म 0 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस 1-1D, अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें सीक्वेंस समझ आ जाए और हम nth टर्म आसानी से लिख सके। दूसरी टर्म में आ रहा है A1 प्लस डी, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं A1 प्लस 2-1D। अब जो मेरे पास A3 टर्म गिवन थी वो क्या थी A1 प्लस 2D, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं A1 प्लस 3-1D। मतलब देखो ना एक सीक्वेंस बन गया ये कि A1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 प्लस 1-1D, क्योंकि इसमें D 0 है तो देखो 1-1 0 हो जाएगा। दूसरी में देखो आ रहा है A1 प्लस D टर्म थी दूसरी, जिसको हमने लिखा A1 इंटू 2-1D। तीसरी में 3-1 कर दिया, यानी कि पहली में 1-1, दूसरी में 2-1, तीसरी में 3-1। तो फिर जो nth टर्म हमारे पास आएगी उसमें हम क्या करेंगे n-1D। A1 और D सेम ही रहेंगे, देखो पहली में 1-1, दूसरी में 2-2, तीसरी में 3-1, सॉरी दूसरी में 2-1, तीसरी में 3-1, तो फिर चौथी में 4-1, पांचवी में 5-1 और nth में n-1 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास छठा पार्ट है इसका, वो हमें गिवन है A1, दूसरा A1R, तीसरा A1R का स्केयर। यहां भी आपके पास जो फर्स्ट टर्म है A1 उसको आप कह दो A1, दूसरी टर्म आपके पास है A1R, तीसरी टर्म है A1R का स्केयर।
अब स्टूडेंट इसका भी हम एक अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। पहली टर्म में देखो r मिसिंग है, मतलब r की पावर 0 है उसमें, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a1 r की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे r है ही नहीं, तो r की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 a1 से मल्टीप्लाई होकर a1 ही आ जाता है। दूसरी टर्म में देखो a1 r है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a1 r की पावर 2 माइनस 1। तीसरी टर्म में आ रहा है a1 r की पावर 3 माइनस 1। ये अपनी आसानी के लिए हम एक पैटर्न सा बना रहे हैं। तो देखो पहले में क्या आ गया 1 माइनस 1, दूसरे में 2 माइनस 1, तीसरे में 3 माइनस 1। अब जब यहाँ पे a3 था तो पावर 3 माइनस 1, a2 था तो पावर 2 माइनस 1। इसी तरह जब an होगा तो आ जाएगा r की पावर n माइनस 1। और ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी टर्म थी तो पावर एक कम थी, a1 तो सब में ही आना है ना, r की पावर में बस तब्दीली आ रही है। तो अब इस तरह भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जब a2 होगा तो r की पावर एक कम आनी है, यहाँ से देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ a3 है तो यहाँ पावर 2 है, तो जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ 3 आएगी, तो जब यहाँ n होगा तो यहाँ n माइनस 1 आएगी। ये देखो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सेम अब हमारे पास इसका 7th वाला पार्ट जो है वो हम करते हैं। 7th वाला पार्ट हमें गिवन है a1 ओवर b1 प्लस c1, a2 ओवर b2 प्लस c2, a3 ओवर b3 प्लस c3 और सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हमने सेम वैसे ही पहली टर्म हमने रख ली कैपिटल A1, वो आ रही है a1 ओवर b1 प्लस c1। a2 हमें गिवन आ रही है a2 ओवर b2 प्लस c2। सेम a3 आ रही है a3 ओवर b3 प्लस c3। अब यहां से आपने पैटर्न देखा कि a1 था तो a1 b1 c1, a2 दूसरी टर्म थी तो a2 b2 c2, तीसरी टर्म थी तो a3 b3 c3, तो जब nth टर्म होगी तो an bn और cn आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आखिरी पार्ट इस सवाल का, इस एक्सरसाइज का, जो कि हमारे पास 8 वाला पार्ट है, वो हमें गिवन है 1 ओवर a1, 1 ओवर a1 प्लस d, 1 ओवर a1 प्लस 2d। ये सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही आ गया। a1 हमारे पास आ गया 1 ओवर a1 प्लस d, a2 आ गया 1 ओवर a1, सॉरी a1 आपके पास जस्ट 1 ओवर a1 आ रहा है, ठीक है। a2 आ गया a1 प्लस d, a3 आ गया a1 प्लस 2d। सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हम इसमें अरेंजमेंट बनाते हैं। पहली टर्म में जस्ट a1 है, d नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको लिख लेते हैं 1 माइनस 1d कि 0d। इसमें देखो d आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस 2 माइनस 1d, 2 में से 1 निकलेगा तो 1d बच जाएगा। सेम यहां पे हमने लिखा a1 प्लस 3 माइनस 1d, a1 के लिए 1 माइनस 1d, बाकी a1 और d तो आ ही रहे हैं सारी टर्म्स के साथ, वो सेम है। दूसरी टर्म्स के लिए देखो दूसरी टर्म्स के लिए a2 के लिए 2 माइनस 1d, तीसरी के लिए 3 माइनस 1d, तो फिर जो nth टर्म आएगी उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1d। ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 6.1। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। हमने पहले डेफिनेशन को डिटेल से पढ़ा, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 किया। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर या व्हाट्सएप के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गिवन है व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं वो इजीली आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान।